अगर कोई सिस्टम बिना किसी लॉजिकल वजह के एक सिंपल वेरिएबल जैसे मेल और फीमेल का मैथमेटिकल एवरेज निकालने लग जाए तो सोचो आगे चलकर कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट होगा। हाँ, मतलब लिटरली एक रिपोर्ट जिसमें एवरेज कस्टमर जेंडर 1.7 लिखा हो। एग्जैक्टली सुनकर अजीब लगता है ना। हाँ। पर डेटा साइंस की फील्ड में ऐसे हार्डकोर ब्लंडर्स रोज होते हैं अगर तुम्हारे रॉ कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। टुडे वी आर रिव्यूइंग द लेक्चर यूनिट मार्च 26 2026। राइट। आज के इस इंटेंस एकेडमिक सेशन में हम उन्हीं रॉ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो डेटा साइंस और बिजनेस डिसीजंस के एकदम कोर में हैं। एक्सपेक्ट सम डीप पेनिट्रेशन इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स, डर्टी डेटा क्लीनिंग और न्यूरल नेटवर्क्स के उन हिडन लेयर्स के अंदर जहां असली मैजिक होता है। ओ या वो हिडन लेयर्स का कॉन्सेप्ट तो काफी क्रेजी है। बिल्कुल। इस डीप डाइव का मिशन बड़ा क्लियर है। जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स हैं और जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे हैन और कैम्बर की डेटा माइनिंग बुक और क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क, उनके बीच एक सॉलिड अनब्रेकेबल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। हाँ, और हम आर प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक सेटअप से शुरू करके सीधा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के क्लाइमैक्स तक जाएंगे। राइट। और इसमें आगे बढ़ने से पहले रॉ डेटा के साथ एक प्रॉपर इंटरसिक बिल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। वही ना, मतलब इसके बिना अगर तुम डायरेक्ट मॉडलिंग करोगे तो वो एक मैसिव फेल हो सकता है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से डेटा माइनिंग कोई आइसोलेटेड एक दिन का इवेंट नहीं है यार। तो प्रोसेस लंबा होता है क्या? हाँ, ये एक लंबा और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसको हम केडीडी कहते हैं, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। रॉ डेटा अपने आप में सिर्फ लिटरली कचरा होता है और केडीडी वो रिफाइनरी है जो उस कचरे से नॉलेज का गोल्ड निकालती है। ओह, नाइस एनालॉजी। प्रोसेस फॉर डेटा माइनिंग। अच्छा, तो क्रिस्प डीएम एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है? जैसे स्टेप 1 से स्टेप 6 तक डायरेक्ट जाओ, चेक बॉक्सेस टिक करो और मॉडल तैयार। अरे नहीं, वही तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। ये एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है। ये एक हाईली इटरेटिव लूप है जिसमें 6 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। ओके, लाइक कौन कौन से? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा प्रेपरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन और आखिरी में डिप्लॉयमेंट। राइट। पर कैच ये है कि अगर इवैल्यूएशन फेज में रिजल्ट ठीक नहीं आया या मॉडल फेल हो गया तो सीधा वापस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग या डेटा प्रेपरेशन पर जंप करना पड़ता है। तो बेसिकली हर फेज का एक दूसरे के अंदर नेचुरल फ्लो होता है। डेटा को मॉडल करने से पहले उसके अंदर डीपली झांकना पड़ता है, तभी प्रिपरेशन का बेस सेट होगा। एग्जैक्टली। चलो इसको एक वेरी रियल एग्जांपल से अनपैक करते हैं जो लेक्चर में सेटअप के टाइम डिस्कस हुआ था। आर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में डेटा को लाने के लिए हम स्टैंडर्ड read.csv फंक्शन यूज करते हैं। हाँ, वो बेसिक कमांड। राइट। पर कई बार ना मैनुअली पाथ सेट करने में काफी फ्रिक्शन होता है। विंडोज और मैक के स्लैशेस उल्टे सीधे हो जाते हैं, डायरेक्टरीज मैच नहीं करती और स्क्रीन पर लाल रंग के एरर आते हैं जिससे पूरा फ्लो टूट जाता है। उफ, वो एरर्स बहुत अनोइंग होते हैं। एग्जैक्टली इसलिए फाइल डॉट चूज एक बहुत ही स्मूथ एंट्री देता है। डायरेक्ट कमांड रन करो, एक पॉपअप विंडो खुलेगी, वहां से ब्राउज करो और एक्सप्लिसिटली फाइल पिक कर लो बिना किसी लोकेशन की टेंशन लिए। एकदम फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस। या इट्स लाइक अ डायरेक्ट पेनिट्रेशन इनटू द टारगेट फोल्डर। और फ्रेमवर्क से लिंक करें तो ये जो फाइल डॉट चूज का एक्शन है, ये थ्योरेटिकली क्रिस्प डीएम के डेटा अंडरस्टैंडिंग फेज का ही एक छोटा सा इनिशियल स्टेप है। राइट। जब फाइल सक्सेसफुली लोड हो जाती है ना, तब टूल्स का असली टेस्ट शुरू होता है। और आर एनवायरनमेंट में सबसे पहले एनकाउंटर होता है डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स को ठीक से हैंडल करना आना चाहिए यार। आर में प्राइमरीली 5 बेसिक एटॉमिक क्लासेस होती हैं: कैरेक्टर, न्यूमेरिक, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ना। हाँ, ये एकदम बेस लेवल ब्लॉक्स हैं, जैसे किसी बिल्डिंग की ईंट और पत्थर। इन्हीं रॉ ब्लॉक्स को मिक्स और मैच करके हम एडवांस्ड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम और फैक्टर। राइट। पर इन सब में सबसे ज्यादा एक्शन और मैनिपुलेशन डेटा फ्रेम और वेक्टर के बीच होता है। लेक्चर में एक्टिवली हाईलाइट किया था कि एक डेटा फ्रेम का हर सिंगल कॉलम अपने आप में एक वेक्टर होता है। और वेक्टर का रूल तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है यार। बिल्कुल, उसमें लिटरली सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, मतलब परफेक्टली होमोजीनियस। ये होमोजेनिटी डेटा साइंस में क्रूशियल है। वेक्टर और डेटा फ्रेम अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत रिजिड होते हैं। वो अपने अंदर अजीब डेटा बिल्कुल अलाउ नहीं करते। जैसे अगर एक कॉलम फोन नंबर्स के लिए है। हाँ, अगर वो इंटीजर टाइप का डेजिग्नेटेड है तो उसमें कोई भी कैरेक्टर या अल्फाबेट एंटर करना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है।
अगर मिक्स टाइप्स का डेटा एक ही वेरिएबल में डालने की कोशिश करोगे तो आर एरर थ्रो करेगा या फिर उस डेटा को गलत फॉर्मेट में फोर्स कर देगा, जिसको हम कोअर्जन कहते हैं। ओह राइट, कोर्जन। अगर तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ही और मिक्स एंड मैच करना ही है तो लिस्ट स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, पर फॉर्मल एनालिसिस के लिए डेटा फ्रेम ही स्टैंडर्ड है। वही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। हाँ, इसके लिए कुछ रॉ फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे डिम फंक्शन जो डायमेंशंस बताता है, एन रॉ रोज के लिए और एन कॉल कॉलम्स के लिए, प्लस नेम्स जो हेडर्स दिखाता है। और उसमें वो str वाला फंक्शन भी था ना? ओह एब्सोल्युटली, इन सब में str फंक्शन सबसे हार्डकोर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि str फंक्शन पूरा डेटा का लिटरल एक्सरे निकाल देता है, एक एक बोन, मतलब हर एक वेरिएबल का टाइप और स्ट्रक्चर क्लियरली ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पर एक्सप्लोरेटरी फेज में सिर्फ एक्सरे देखना काफी नहीं होता ना, डेटा का एक्चुअल कंटेंट देखना भी उतना ही जरूरी है। लेक्चर में 2 स्पेसिफिक फंक्शंस पर फोकस था, हेड और टेल। हाँ, हेड तो डिफॉल्ट टॉप के 6 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करता है, राइट। और ज्यादातर लोग सिर्फ वो ऊपर का डेटा देखकर ही सेटिस्फाई हो जाते हैं कि सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, पर अनोमलीज और डर्टी डिटेल्स हमेशा नीचे हिडन जगहों पर छुपी होती हैं। वही तो एक बड़ा कैच है यहाँ। अगर हमने सिर्फ टॉप देख लिया तो लगता है सब नॉर्मल है, पर डेटा को ठीक से समझने के लिए सिर्फ टॉप देखना काफी नहीं है यार, हमें उसकी टेल के साथ भी खेलना आना चाहिए। हाँ, तभी पूरा शेप एक्सपोज होता है। एग्जैक्टली। टेल ऑटोमेटिकली बॉटम के 6 रिकॉर्ड्स दिखाता है। एक्सेल शीट्स के एंड में जो एक्स्ट्रा समरी रोज या ब्लैंक स्पेसेस होती हैं वो मॉडल को आगे रूइन कर सकती हैं। जब तक टॉप और टेल दोनों एग्रेसिवली एक्सप्लोर ना किए जाएं, डेटा को ओवरऑल कैरेक्टर समझ नहीं आता। What's really fascinating here is कि हान और कैम्बर की टेक्स्ट बुक इस EDA कॉन्सेप्ट को एक मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर ले जाती है, डेटा क्यूब्स और ओलैप के कॉन्सेप्ट के थ्रू। डेटा क्यूब्स, ये 3D वाले? हाँ, जब डेटा सिर्फ एक सिंपल एक्सेल शीट ना हो बल्कि एक ह्यूज डेटा वेयरहाउस के स्केल का हो तो 2D टेबल्स फेल हो जाते हैं। इमेजिन करो एक स्प्रेडशीट जिसमें रोज में सिटीज हैं और कॉलम्स में सेल्स, पर अगर सेल्स को सिटी, टाइम और प्रोडक्ट कैटेगरी तीनों डिमेंशन से एक साथ देखना हो तो तब तो लिटरल 3D क्यूब ही चाहिए होगा। राइट, एक 3D डेटा क्यूब की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बेस क्यूबॉइड होता है जहां सबसे ग्रैन्युलर छोटी डिटेल्स होती हैं, वहां से डेटा को एपेक्स क्यूबॉइड तक हार्डकोर रोल अप किया जाता है। रोल अप मतलब डेटा को कंबाइन करना? हाँ, बेसिकली जनरलाइज करना, जैसे डेली सेल्स को कंबाइन करके मंथली देखना। और अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में इशू दिखे तो ड्रिल डाउन करते हैं, यानी डेटा के अंदर डीप स्पेशलाइज करके रूट कॉज निकालते हैं। पूरा अंदर घुस कर चेक करना। एग्जैक्टली, ये रोल अप और ड्रिल डाउन का कंटिन्यूअस एक्शन ही बिजनेस इंटेलिजेंस का बेस है। और ड्रिल डाउन करने पर ही रॉ कैरेक्टर बाहर आता है। एक और EDA टेक्निक जो डिस्कस हुई थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूनेस। समरी फंक्शन रन करने पर हर न्यूमेरिकल वेरिएबल का मीन, मीडियन और क्वार्टाइल सामने आते हैं। हाँ, और उसमें मीन और मीडियन का डिफरेंस बहुत कुछ बताता है। वही तो सबसे इंटरेस्टिंग इंसाइट है। अगर मीन की वैल्यू मीडियन से सिग्निफिकेंटली बड़ी है तो उसका मैथमेटिकली मतलब है कि डेटा राइट स्क्यूड है। रियल वर्ल्ड में इसका क्या मतलब बनेगा? जैसे इनकम डेटा को ही ले लो, ज्यादातर लोग एवरेज इनकम कमाते हैं, राइट? पर सोसाइटी में कुछ अल्ट्रा रिच लोग होते हैं जैसे बिलियनियर्स। ये एक्सट्रीम वैल्यूज इतनी हैवी होती हैं कि वो प्योर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की टेल को अपनी तरफ यानी राइट साइड स्ट्रेच कर देती हैं। बड़ा नंबर हमेशा नॉर्मल डेटा नहीं होता, वो प्योर कर्व को ही स्क्यू कर देता है। ठोगा, राइट? अगर राइट स्क्यूड हेवीली प्रेजेंट है तो मॉडल्स कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएंगे। डेटा को एल्गोरिदम्स के लायक बनाने के लिए स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। पर स्क्यूनेस से भी बड़ा एक फेटल फ्लॉ है प्री प्रोसेसिंग में, जिसको हमने डीपली एक्सप्लोर किया था। तुम क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ होने वाला लिटरल मिसहैंडलिंग, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग। ओह मैन, ये क्वेश्चन वाला केस सच में माइंड बेंडिंग है। आर बेसिकली एक प्योरली मैथमेटिकल इंजन है, उसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ और कैसे इंसर्ट करना है। राइट, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता उसको। एग्जैक्टली। अगर एक डेटा सेट में एज ग्रुप्स हैं, जहां एक का मतलब यंग, 2 का अडल्ट और 3 का सीनियर है, या फिर जेंडर कॉलम में 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल, सिर्फ स्पेस बचाने के लिए सेव किया है, तो इंजन कंफ्यूज होगा। हाँ, अगर डेटा को बिना रिस्ट्रिक्ट किए मॉडल में पास कर दिया तो आर कैजुअली उन नंबर्स का मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट कर देगा।
जेंडर का मीन 1.7 निकालना एक लिटरल क्राइम है ना। इसका कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है। और इसका फंडामेंटल रीजन यही है कि एल्गोरिदम्स नॉन इमोशनल होते हैं। उनके लिए 1 और 2 सिर्फ क्वांटिटीज है, कैटेगरीज नहीं। इसलिए कोअर्शन टेक्निक्स का यूज होता है इस डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए। तो फिक्स क्या है इसका? हम आर में as.factor फंक्शन डायरेक्टली कॉल करते हैं ताकि एक इंटीजर कॉलम को कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सके। ये कन्वर्जन इंजन को लिटरली फोर्स करता है कि इन नंबर्स को डिस्क्रीट बिन्स की तरह ट्रीट करे, क्वांटिटीज की तरह नहीं। तो एक तरह से एज फैक्टर एक प्रोटेक्टिव लेयर या सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे एक कॉन्डम जो तुम्हारे प्रेडिक्टिव मॉडल को आगे चलकर लिटरली गार्बेज और डिजीजेस लेने से रोकता है। हम आर को फोर्स कर रहे हैं कि इन नंबर्स को लेबल्स की तरह यूज करें, मैथमेटिकली उनके साथ वियर्ड चीजें ना करें। हाँ, एग्जैक्टली। सेफ्टी फर्स्ट, राइट? और सेफ्टी और हाइजीन ही किसी भी डेटा प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन का कोर फाउंडेशन होते हैं। हाँ, और कैम्बर की टेक्स्ट बुक में डेटा क्लीनिंग अपने आप में एक टीडियस फेज है। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना? हाँ, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, नॉइजी डेटा को स्मूथ करना और मल्टीपल डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करना। डर्टी डेटा को स्क्रब करके क्लीन करने का हार्डकोर प्रोसेस है ये। डर्टी डेटा क्लीन करना सच में बड़ा मेसी हो सकता है, स्पेशली जब मिसिंग वैल्यूज हों। जब रोज में ही डेटा मिसिंग है तो मॉडल क्रैश हो जाता है। तो इन होल्स को प्रैक्टिकली फिल कैसे करते हैं? इसके कई एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म्स हैं। या तो पूरे डेटा सेट में एक ग्लोबल कांस्टेंट डाल दो, जैसे अननोन, या फिर अगर न्यूमेरिक डेटा है तो उस स्पेसिफिक वेरिएबल का मीन या मीडियन निकालकर उन ब्लैंक स्पेसेस में फिजिकली इंसर्ट कर दो ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। राइट। पर टेक्स्ट बुक एक बहुत ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल पॉइंट रेज करती है यहाँ पर। कभी-कभी एक एक्सप्लिसिटली ब्लैंक स्पेस अपने आप में एक फीचर होता है, कोई एरर नहीं। वेट, सच में? ब्लैंक स्पेस फीचर कैसे हो सकता है? इसको ऐसे समझो, मान लो एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जहां एक बंदे ने अपने ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर का बॉक्स कंप्लीटली खाली छोड़ दिया है। हो सकता है कि वहां कोई डेटा लॉस हुआ ही ना हो। शायद उस एप्लीकेंट के पास सच में लाइसेंस है ही नहीं। ओह वाओ! सो अगर हमने वहां मीन वैल्यू डाल दी तो हमने एक्चुअल ट्रूथ मिटा दिया। एग्जैक्टली। उस ब्लैंक स्पेस को मिसिंग समझकर डिलीट करना या किसी आर्बिट्री नंबर से फिल करना उस वेरिएबल का पूरा मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। उस स्पेस को एक वैलिड नो लाइसेंस कैटेगरी की तरह लेवरेज करना चाहिए। वाओ, ब्लैंक स्पेस एज एन एक्टिव फीचर। ये पर्सपेक्टिव सच में क्रेजी है। और जब डेटा साफ हो जाता है और फैक्टर्स असाइन हो जाते हैं तब एक्चुअल प्रेडिक्शन आती है। लेक्चर में एक इंडस्ट्रियल केस स्टडी थी वोराइजन वायरलेस की, याद है? ओह यस, वोराइजन वाला केस एक क्लासिक रेफरेंस पॉइंट है। ये लिटरली बताता है कि इंटीग्रेशन और क्लीनिंग से बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकलता है। वो 2003 का टाइम था ना? हाँ, 2003 में यूएस मोबाइल मार्केट बहुत सैचुरेट हो गया था और नए कस्टमर्स एक्वायर करना एक्सेसिवली एक्सपेंसिव था। तो वोराइजन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका चर्न रेट था। मतलब कस्टमर्स जो अपना नेटवर्क छोड़कर उनके कंपेटिटर्स के पास जा रहे थे। तो उन्होंने इफेक्टिवली किया क्या? उन्होंने डेटा मॉडलिंग यूज करके उस चर्न रेट को एक्सप्लिसिटली 25% तक ड्रॉप कर दिया और ये टोटली कस्टमर के बिहेवियरल डेटा पर बेस्ड था। उन्होंने अपने डेटा वेयरहाउस से कॉल ड्रॉप्स, अनएक्सपेक्टेड बिलिंग स्पाइक्स और कंप्लेंट्स के लॉग्स को एक साथ इंटीग्रेट किया। सो सारे स्कैटर्ड पॉइंट्स जोड़ दिए। बिल्कुल। और जब वो इंटीग्रेट हुए तो एक डीप पैटर्न फॉर्म हुआ जो परफेक्टली फ्लैग कर रहा था कि कौन सा यूजर नेटवर्क छोड़ने के वर्ज पर है। मॉडल ने एग्जैक्ट उन फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया जिनका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ एंड होने वाला था, और फिर उनको सस्ते एक्सपेरिमेंटल प्लान्स चिपका दिए। एग्जैक्टली। ये पूरा कैंपेन डेटा इंटीग्रेशन और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का एक क्लासिक क्लाइमैक्स था जहां बैकग्राउंड मैथ का डायरेक्ट बिजनेस इंपैक्ट दिखा। डेटा प्रिपेयर हो गया, वेरिएबल्स एक्यूरेटली मैप हो गए, तो अब वहां एंटर करते हैं जहां द रियल स्टफ हैपेंस। क्रिस्प डीएम फ्रेमवर्क का सबसे कॉम्प्लेक्स फेज, मॉडलिंग। और बेसिकली हम एक्सप्लिसिटली एंटर कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स के हिडन लेयर्स में। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में डिसीजन ट्रीज, रिग्रेशन जैसी बहुत सी टेक्निक्स हैं, पर लेक्चर और टेक्स्ट दोनों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANN पर ज्यादा वेट डालते हैं। ANN का ओरिजिन प्योरली बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन से आया है। ह्यूमन ब्रेन की तरह, राइट? हाँ,
जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स और सिनॉप्सिस होते हैं जो सिग्नल्स को लेयर्स में पास करते हैं, ठीक वैसे ही ANN के आर्किटेक्चर में नोड्स और लेयर्स डिजाइन किए गए हैं। Okay, let's unpack this highly flexible architecture. इस नेटवर्क में मेनली 3 मेजर पार्ट्स का एक थ्रीसम जैसा सेटअप होता है, राइट? सबसे पहले इनपुट लेयर आती है। ये एकदम पैसिव होती है, सिर्फ रॉ डेटा लेती है, कोई कैलकुलेशन नहीं करती। हाँ, वो सिर्फ रिसीवर है। फिर मिडिल में आती है वो सेक्सी हिडन लेयर्स। ये वो जगह है जहाँ पूरा हार्डकोर नॉन लीनियर एक्शन, एक्टिव प्रोसेसिंग और डेटा मैनिपुलेशन चलता है। और फाइनली आउटपुट लेयर आती है जो प्योरली प्रिडिक्शन या क्लाइमैक्स देती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है ना, ये पूरा सिस्टम एक लिटरल ब्लैक बॉक्स माना जाता है। कैसे? डिसीजन ट्रीज की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। डिसीजन ट्रीज एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हाउस की तरह होते हैं जहां हर इफ एल्स कंडीशन क्लियर दिखती है। पर न्यूरल नेटवर्क की एक्यूरेसी इनसेन होने के बावजूद इंडस्ट्री को पता ही नहीं होता कि उन हिडन लेयर्स के अंदर चल क्या रहा है। अगर पता ही नहीं है कि आंसर आकर कैसे निकला, तो ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चीज पर कॉर्पोरेट ट्रस्ट कैसे करता है यार? ट्रस्ट पूरी तरह एक्यूरेसी पर आकर रुकता है जब ट्रांसपेरेंट मॉडल्स फेल होते हैं, क्योंकि डेटा प्रैक्टिकली नॉन लीनियर और मेसी है, तो सिर्फ ANN ही काम आता है। ब्लैक बॉक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब डेटा हिडन लेयर्स में एंटर करता है तो हजारों नोड्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। सो बहुत सारे कैलकुलेशंस पैरेलल में होते हैं। हाँ, हर कनेक्शन पर अलग वेट्स और मैथमेटिकल बायसेस लगते हैं। ये इतना मैसिव सूप बन जाता है कि ह्यूमंस के लिए उस अकेले आउटपुट का रास्ता ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। इंटरप्रेटेबिलिटी डेफिनेटली जीरो है यहाँ। पर प्रिडिक्शन का लेवल हाईएस्ट होता है। वही ना, एक्यूरेसी का क्लाइमैक्स यही मिलता है। बिजनेस एग्जेक्स को ये जानना ही नहीं होता कि प्रिडिक्शन क्यों आई, उन्हें एग्जैक्टली ये जानना होता है कि क्या होने वाला है। अगर वेराइजन के केस में डिसीजन ट्री उन बिलिंग अनोमलीज को मिस कर दे, तो ANN अपने हाईली डायनामिक वेट्स के साथ उन सिग्नल्स को डेफिनेटली पकड़ लेगा। राइट। तो अंदर का मैकेनिक्स पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट और ऑब्सक्योर है, पर एंड रिजल्ट की सेटिस्फैक्शन फुल मिलती है। दिस कंप्लीटली एक्सप्लेन्स द इंडस्ट्रियल हाइप यार। वी हैव टोटली कवर्ड सम इंटेंस ग्राउंड टुडे। चलो आउटरो की तरफ बढ़ते हुए इन टेक्निकल टर्म्स का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। डन। आज की डीप डाइव में हमने फाउंडेशनल थ्योरीज को डीपली डाइसेक्ट किया, KDD के नॉलेज एक्सट्रैक्शन और CRISP-DM के साइक्लिक फ्रेमवर्क को समझा, और R में मैनुअल डायरेक्टरी वाले फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए file.choose का स्मूथ एक्शन देखा। ADMS स्ट्रर से डेटा का एक्सरे निकाला और समरी यूज करके स्क्यूड डेटा को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। और कोएजन को फिक्स करने के लिए as.factor की वो प्रोटेक्टिव लेयर यूज की जिससे सिस्टम क्रिमिनल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करे। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया और न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रीसम आर्किटेक्चर को डीपली पेनिट्रेट किया। एक फाइनल ग्राफिकल अलर्ट और प्रैक्टिकल हिंट देना था। लेक्चर के बीच में एक डेमो था जहां प्रोफेसर ने R स्टूडियो ओपन करके हिस्टोग्राम प्लॉट करना सिखाया था। सिर्फ रॉ डेटा प्लॉट करना काफी नहीं होता, कॉस्मेटिक्स उतनी ही मैटर करती हैं। ओह हाँ, प्लॉट को ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। मैं फंक्शन प्लॉट को एक एक्सप्लिसिट टाइटल देता है, xlab और ylab आर्ग्यूमेंट्स एक्सिस को क्लियर लेबल्स देते हैं, और कोल फंक्शन विजुअल क्लैरिटी के लिए डिस्टिंक्ट कलर्स डालता है। इसीलिए उमंग वो स्क्रीन शेयरिंग और कोडिंग वाला हिस्सा वीडियो में एक्सप्लिसिटली जरूर देखना। राइट, विजुअल इनपुट्स नेचुरली स्टिक करते हैं। एक और अलर्ट इन मंडे सेशन को लेके प्रोफेसर ने बहुत क्लियरली वार्न किया है कि मंडे को एक एक्सट्रीम थियोरेटिकल क्रैश कोर्स और क्विक रिकैप होने वाला। हाँ, उसको स्किप करना डिजास्टर होगा। कंप्लीटली। अगले असाइनमेंट से जो भी सरप्राइज क्विज आएगा उसके लिए ये सेशन एक्सेप्शनली क्रिटिकल है। तो लिटरली इंश्योर करना कि तुम्हारी अटेंडेंस वहां लॉग्ड हो। डोंट स्किप इट। प्रोफेशनल मॉडल तभी परफॉर्म करता है जब उसको प्रैक्टिकली सही डेटा पर बार बार ट्रेन किया जाए। मंडे का सेशन वही ट्रेनिंग देगा। टोटली। और बिफोर वी ऑफिशियली रैप दिस डीप डाइव, मेरे पास एक फाइनल प्रोवोकेटिव और थोड़ा सा स्कैरी थॉट है सोचने के लिए। जैसे जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और उनकी हिडन लेयर्स लिटरली और डार्क और डीप होती जा रही हैं, क्या फ्यूचर में ये टोटली एब्स्ट्रैक्ट ब्लैक बॉक्स मॉडल्स हमारी हिडन डिजायर्स और डेली मूव्स को हमसे बेहतर प्रेडिक्ट कर लेंगे? मतलब बिना हमारे बताए? कि बेसिक एरा में सिर्फ बेसिक एक्सेल और कॉल ड्रॉप्स क्रॉस रेफरेंस करके चर्न प्रेडिक्ट कर सकती थी, तो आज का अल्ट्रा मैसिव बिग डेटा सिस्टम जिसके पास तुम्हारा हर सिंगल क्लिक, लोकेशन मैप और स्वाइप डेटा है, वो प्रैक्टिकली बैकएंड में क्या ही पैटर्न जनरेट कर चुका होगा। ओह गॉड, वो तो हमसे पहले हमारी नेक्स्ट स्टेप जानता होगा। जाहिर,
शायद इन हिडन मॉडल्स को हमारे अपने कॉन्शियस ब्रेन से ज़्यादा डीपली पता हो कि हमारा अगला मूव क्या होगा। बस इस इंट्रूसिव पॉइंट पर डीपली सोचते रहिए।